तो हमने अपने चैप्टर की शुरुआत करी थी कि डेमोक्रेसी क्या है। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। एक बहस हो गई मैम लिंगडो की क्लास में। उन्होंने अभी पहला सेक्शन जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी खत्म ही किया था और स्टूडेंट से पूछा कि अब वो जो है क्या सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। तो हर एक को कुछ ना कुछ कहना था। अब डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं उसके ऊपर बहस चली। योलांडा का कहना था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। पूरी दुनिया में लोग जो है वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं थी पहले वो अब डेमोक्रेटिक बन रही है। डेमोक्रेसी के बारे में महान लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है और हमें इस पे बहस करने की जरूरत है। टैंकिनी का कहना था कि लिंगडो मैम ने अभी कहा कि हमें जो है कोई भी चीज ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इसलिए कि वो फेमस है या हर कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है हर कोई गलत पाथ चुन रहा हो। जेनी का कहना था कि एक्चुअल में ये रॉन्ग पाथ है। डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के लिए क्या लेके आई है। 70 साल हो चुके हैं या 7 दशक हो चुके हैं डेमोक्रेसी के, अभी भी कंट्री में बहुत ज्यादा गरीबी है। रिबियान का कहना था पर डेमोक्रेसी का इससे क्या लेना देना। क्या हमारे यहाँ जो गरीबी है वो इसलिए है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं या फिर हमारी गरीबी इसलिए है कि हम डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी गरीब हैं। तो जेरी ने कहा कुछ भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट ये है कि ये सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ क्योस होता है, कंफ्यूजन होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, करप्शन होता है, हिपोक्रेसी होती है। पॉलिटिशियंस हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। किसको कंट्री की चिंता है। ओइमोन ने कहा तो इसके अलावा क्या है, ब्रिटिश रूल में वापस चले जाएं, कुछ किंग्स को इनवाइट कर लें कि वो आके हमारी कंट्री पे रूल करें। तो रोज ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। ऐसा कोई जिसने इलेक्शंस और पार्लियामेंट के बारे में ज्यादा चिंता ना करी हो। एक लीडर जिसके पास सारी पावर्स होनी चाहिए और वो जो है वो कर पाए जो कि कंट्री के इंटरेस्ट में हो। तभी करप्शन भी खत्म हो सकता है और पॉवर्टी भी खत्म हो सकती है इस कंट्री से। तो ऐसे में कोई चिल्ला के बोलता है कि ये डिक्टेटरशिप कहलाती है। तो होई ने कहा कि अगर कोई इंसान सारी पावर्स जो है अपने आप इस्तेमाल करने लग जाए अपने लिए और अपने परिवार के लिए तब क्या होगा, और वो खुद ही जो है करप्ट हो जाए। तो रोज कहते हैं मैं सिर्फ ऑनेस्ट, सिंसियर, स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में बोल रहा हूँ। होई का कहना था कि ये फेयर नहीं है। आप एक रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपको आइडियल को आइडियल के साथ कंपेयर करना चाहिए, रियल को रियल के साथ। अब जैसे डिक्टेटरशिप के जो रिकॉर्ड्स हैं या डिक्टेटर्स के जो रिकॉर्ड है रियल लाइफ में उनको चेक करो, वो सबसे ज्यादा करप्ट, सेल्फिश और ब्रूटल है। ऐसा नहीं है कि हमें उनके बारे में पता नहीं है। और सबसे ज्यादा बुरा क्या है कि आप उनसे भाग भी नहीं सकते। मैम लिंगडो जो है इस डिस्कशन को बड़े इंटरेस्ट से सुन रही थी। फिर उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग जो है इतने इंटरेस्ट के साथ जो है इस पर तर्क और वितर्क कुतर्क कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ये आपको सेटल करना है। पर मुझे जो महसूस होता है कि आप जो है अपने दिमाग से बोले। आपको बुरा लगता है जब आपको कोई रोकता है या अगर आपको कोई पनिश करता है क्योंकि आपने वो कहा जो आपकी मर्जी। क्या आप ऐसे में उस कंट्री के अंदर काम कर पाएंगे जो डेमोक्रेटिक नहीं है? क्या ये एक अच्छा तर्क होगा डेमोक्रेसी के लिए? अब ये हमने पढ़ा डेमोक्रेसी के फेवर में। अब हम बात करते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स की जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। इस कॉन्वर्सेशन में ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ। अब देखते हैं कुछ और आर्ग्यूमेंट्स। लीडर्स जो हैं वो डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं, इससे इंस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता। डेमोक्रेसी पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले का एक तरह से नतीजा है। कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो हैं उनको डेमोक्रेसी में कंसल्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा कंसल्टेशन होता है डेमोक्रेसी के अंदर, इतना विचार विमर्श किया जाता है, उससे चीजें देर में होने लगती है, देरी होने लगती है चीजों में। इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं उनको लोगों का सबसे बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, किसमें है, वही नहीं पता। इससे जो है डिसीजन गलत हो जाते हैं। डेमोक्रेसी के कारण ही करप्शन होता है क्योंकि वो इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है। और जो साधारण लोग हैं
उनको ये नहीं पता कि उनके लिए अच्छा क्या है, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होंगे, आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं। कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मेनली डेमोक्रेसी पर अप्लाई होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो किसी भी फॉर्म हो गवर्नमेंट की उसको मिसयूज कर सकते हैं। इसमें आप किसके साथ एग्री करते हैं? तो कहने को डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का। इसने हमारी कंट्री में से पॉवर्टी नहीं खत्म कर दी या दुनिया के और हिस्सों में से पॉवर्टी नहीं खत्म कर दी है। डेमोक्रेसी अगर हम एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ देखें तो वो सिर्फ ये इंश्योर करती है कि लोग अपने डिसीजंस खुद ले सके। ये कोई गारंटी नहीं है कि उनके जो डिसीजंस है वो अच्छे ही हों। लोग भी गलतियां करते हैं। अगर हम इन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजंस में तो उससे क्या होगा? डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। और ये बात भी सच है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं लीडरशिप के अंदर। कहने को ये एक सेटबैक भी हो सकता है बिग डिसीजंस के लिए, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी असर डाल सकता है। ये आर्ग्यूमेंट्स दर्शाते हैं कि डेमोक्रेसी जो है जिस भी तरह की हो, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। पर हम ये सवाल जो है नहीं उठा रहे हैं जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं। यहाँ रियल क्वेश्चन जो हम फेस करते हैं वो थोड़ा अलग है कि क्या डेमोक्रेसी और बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है? जो हमारे सामने एक चॉइसेस रखी हैं उनके हिसाब से जो और बाकी सारी फॉर्म्स है गवर्नमेंट की उसके मुकाबले क्या डेमोक्रेसी बेटर है? अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हम बात करेंगे ये डेमोक्रेसी को लेकर है। चाइना का जो फैमिन हुआ था 1958 से 1961 के बीच में, तो सबसे ज्यादा खराब माना जाता है पूरी दुनिया के इतिहास में। 3 करोड़ लोग जो है इस सूखे में मारे गए थे। उस समय इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से ज्यादा बेटर नहीं थी, लेकिन चाइना में जो है फैमिन हुआ लेकिन इंडिया में नहीं हुआ। इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये अलग अलग गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी इन 2 कंट्रीज में शायद उसका नतीजा था। जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फूड स्कैर्सिटी को जो है इस तरह से रिस्पॉन्ड किया कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो चीज नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कोई भी इतना बड़े स्केल पर फैमिन जो है अब तक किसी भी इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हुआ है। चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी भी है और एक प्रेस है जो फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर वहां पर ऐसा हुआ होता तो शायद इतने सारे लोग सूखे में नहीं मरते। मतलब यह है कि चाइना के अंदर कहने को मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैं, ऑपोजिशन और जो प्रेस है अगर उसने फ्रीली क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को तो शायद ये ना होता जो उस टाइम पे हुआ था। यही कारण है शायद इसी वजह से डेमोक्रेसी को जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। डेमोक्रेसी किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है अगर लोगों की जरूरतों के प्रति उसको देखें। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कर भी सकती है लोगों की जो जरूरत है उनकी तरफ रिस्पॉन्ड, बट ये पूरा डिपेंड करता है उन लोगों पे जो रूल कर रहे हैं। अगर रूलर्स नहीं चाहते तो वो जो है वैसे नहीं एक्ट करेंगे जैसा लोग चाहते हैं। डेमोक्रेसी में जो है उन रूलर्स की जरूरत है जो लोगों की जो जरूरत है उनको ध्यान दे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट मानी जाती है क्योंकि उसमें जो है गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी जवाबदेही होती है लोगों के प्रति। एक और कारण है कि डेमोक्रेसी जो है वो उसमें ज्यादा बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं किसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले, क्योंकि ये पूरी तरह से विचार विमर्श और डिस्कशन पर बेस्ड। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में हमेशा बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बहस होती है, मीटिंग्स होती हैं। जब बहुत सारे लोग जो है अपना एक तरह से साथ में सोचते हैं तो वो हर पॉसिबल मिस्टेक को पॉइंट आउट कर पाते हैं किसी भी डिसीजन के अंदर। इसमें समय लगता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है कि समय लगाना जरूरी है इम्पोर्टेंट डिसीजन। इससे जो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस होते हैं या गलतियां होती हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो क्वालिटी जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करती है। अब ये थर्ड आर्ग्यूमेंट से संबंधित है। डेमोक्रेसी हमें एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है कि हम जो हैं जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे डील कर पाए। किसी भी समाज में लोग जो हैं आपस में ओपिनियंस और इंटरेस्ट का डिफरेंस रखते ही रहते हैं। ये डिफरेंसेस काफी शार्प होते हैं हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पर बहुत ज्यादा सामाजिक तौर पर विभिन्नता है। लोग अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं और उनकी कास्ट भी डिफरेंट। ये इनका जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो काफी डिफरेंट होता है और इनके अपने जो है एक तरह से प्रेफरेंसेस होते हैं।
ये प्रेफरेंसेस एक ग्रुप के क्लैश करते हैं और बाकी ग्रुप्स के साथ। तो ऐसे में इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाया जाए? कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर पावर का इस्तेमाल करा जाए तो सुलझाया जा सकता है कि कौन सा जो ग्रुप है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो अपने टर्म्स को बताएगा और अदर्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर इससे क्या होगा? लोग जो है नाखुश होंगे, एक अंदर जो है विरोध होगा, बगावत होगी। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो साथ में नहीं रह पाएंगे काफ़ी लंबे समय तक इस तरीके से। तो डेमोक्रेसी जो है एक अपने आप में सबसे शांतिप्रिय सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर नहीं है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है। अलग अलग ग्रुप्स जो है वो रह सकते हैं एक दूसरे के साथ पीसफुली। डाइवर्स कंट्री हमारी जैसी इंडिया है, डेमोक्रेसी में हमारी इसी वजह से शायद सारी कंट्री एक साथ चलती है या एक साथ जो है बंधी हुई है। तो ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट्स थे ये थे कि डेमोक्रेसी का क्या इफेक्ट होता है क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट पे या सोशल लाइफ पे। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, ये है कि डेमोक्रेसी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या करती है। अगर डेमोक्रेसी जो है बेटर डिसीजंस नहीं दे सकती है या गवर्नमेंट की जवाबदेही नहीं दे सकती है, तब भी ये बेटर है और बाकी फॉर्म से गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी बढ़ाती है जो सिटीजन्स हैं उनकी डिग्निटी। हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी किस पर आधारित है, पर जो सिद्धांत है पॉलिटिकल इक्वालिटी का उस पर आधारित है, या ये पहचान पे कि जो गरीब है वो गरीब है उसको भी पहचानना है, या जो सब कब से कम पढ़ा लिखा है उसको भी रिकॉग्नाइज करना है कि उसका भी एक क्या कहते हैं, चाहे रिच हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे गरीब हो, कम पढ़े लिखे हो, सबको पहचानना, सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले, ये उस पर बेस्ड। लोग जो हैं वो खाली एक रूलर की प्रजा नहीं है, वो अपने आप में खुद भी एक रूलर है। वो खुद भी गलतियां करते हैं और अपने खुद के आचरण के लिए जिम्मेदार भी होती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी बेटर है और बाकी फॉर्म से गवर्नमेंट के, क्योंकि वो हमें मौका देती है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। अभी हमने जैसे देखा कि कोई भी गारंटी नहीं है कि मिस्टेक्स जो हैं वो डेमोक्रेसी में ना हो। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इस चीज को गारंटी नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में किस चीज का एडवांटेज है कि ऐसे मिस्टेक्स जो है वो बहुत दिन तक छिपते नहीं है। एक पब्लिक डिस्कशन का जो है एक स्पेस है जो इस मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता है और करेक्शन के भी चांसेस होते हैं। या तो रूलर्स जो है अपने डिसीजंस को बदल दें या रूलर्स को बदल दें, ये नहीं हो सकता नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो अब हम इस सबको सम अप करें अगर, तो डेमोक्रेसी जो है हमें सब कुछ नहीं दे सकती, ना ही वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स उनका सॉल्यूशन है, पर एक बहुत बेटर तरीका है। ये और बाकी किसी ऑल्टरनेटिव से सबसे अच्छी है। ये हमें बहुत अच्छे चांसेस देती है डिसीजन सही लेने के। जो अपने लोग हैं उनकी खुद की जो विशेस हैं उनको रिस्पेक्ट करती है, अलग अलग तरीके के लोगों को साथ रहना अलाउ करती है। यहाँ तक कि अगर हम कुछ चीजों को करने में नाकामयाब होते हैं, ये हमेशा उसके लिए जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करने के भी तरीके बताती है। साथ ही साथ एक रिस्पेक्ट होती है, एक डिग्निटी होती है सिटीजन्स को, वो भी प्रोवाइड करती है। इसीलिए डेमोक्रेसी को माना जाता है ये बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ब्रॉडर मीनिंग की डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है एक सीमित और काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव सेंस में। हमें ये भी समझ में आया कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे? ये जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का तरीका है इससे काफी मदद मिलती है। एक क्लियर सेट हम पहचान सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कैसे फीचर्स होने चाहिए। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो डेमोक्रेसी हमारे समय में ले रही है वो ये है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आपने पहले ही इसके बारे में क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो कंट्रीज जिनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, सारे लोग वहां पर नहीं रूल करते। एक मेजॉरिटी जो है उसको अलाउ किया जाता है कि वो डिसीजंस ले सके बाकी सारे लोगों के बिहाफ पर। यहाँ तक कि मेजॉरिटी भी डायरेक्टली रूल नहीं करती। जो मेजॉरिटी है लोगों की वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें कौन कौन इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है कि एक साथ बैठ सकें या एक तरफ पे कलेक्टिव डिसीजन ले सकें। अगर बाई चांस ऐसा भी हो जाता है तो सिटीजन्स के पास टाइम नहीं है या इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी इच्छा नहीं है कि वो हर डिसीजंस में इंटरेस्ट लें। तो इससे हमें एक क्लियर बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है डेमोक्रेसी। ये क्लैरिटी काफी हद तक मदद करती है
डेमोक्रेसीज को नॉन डेमोक्रेसी से अलग करने में, बट हमको ये अलाउ नहीं कर रही कि हम डिस्टिंग्विश कर पाए एक डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी की। ये हमें ये अलाउ नहीं कर पा रही है कि हम ये देख सकें कि जो डेमोक्रेसी का वर्क है वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के आगे कैसा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी के मीनिंग को और ब्रॉडर करना होगा। कई बार हम जो डेमोक्रेसी है उसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते हैं गवर्नमेंट के अलावा। जैसे अभी यहाँ पे कुछ आपके स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम जो है एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक फैमिली है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है हम सब साथ में बैठते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। मेरी जो ओपिनियन है वो मैटर रखती है क्योंकि मैं जो हूँ फादर हूँ। मुझे टीचर्स नहीं पसंद जो अलाउड नहीं करते स्टूडेंट्स को बोलना या क्वेश्चन पूछना क्लास के। मेरे को वो टीचर्स चाहिए जिनका थोड़ा सा डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है। एक लीडर और उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सब कुछ डिसाइड करते हैं पार्टी के अंदर, तब वो डेमोक्रेसी की कैसे बात कर सकते हैं। तो ये जो सारे तरीके हैं डेमोक्रेसी वर्ड को इस्तेमाल करने के, ये अपना बेसिक सेंस बताते हैं कि किस तरीके से एक मेथड है डिसीजंस लेने का। एक डेमोक्रेटिक जो डिसीजन होता है उसमें विचार विमर्श होता है हर उन लोगों से जो इस डिसीजन से प्रभावित है, जो ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो डिसीजन में बोल पाए। वो जैसे क्या कहते हैं कहना चाहिए ना, कुछ लोग पावरफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं उतने होते हैं उनकी से रहे डिसीजन में। तो ये अप्लाई हम किस में कर सकते हैं, गवर्नमेंट में, फैमिली में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिद्धांत है जिसको हम किसी भी जिंदगी के मोड़ पर अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हम ये जो शब्द है वर्ड डेमोक्रेसी, इसका इस्तेमाल करते हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, बल्कि एक आइडियल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए कि डेमोक्रेसी सब वैसी हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए कि सही मायने में डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भी रात में भूखा ना सोए। डेमोक्रेसी के अंदर हर नागरिक जो है उसके पास एक समान तौर पे रोल प्ले करने को दिया जाए डिसीजन मेकिंग में। तो इसके लिए सिर्फ राइट टू वोट जो है वो काम नहीं करेगा। हर सिटीजन को जानकारी होनी चाहिए समान तौर पे, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उसके जो रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंच होनी चाहिए और एक तरीके से कमिटमेंट भी होनी चाहिए। अब अगर हम इन आइडियाज को सीरियसली लें, कोई भी कंट्री पूरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं हो, तब भी एक जो समझ है डेमोक्रेसी की एक आइडियल के तौर पे, वो हमें ये याद दिलाती रहेगी कि हम डेमोक्रेसी की क्यों इतनी अहमियत देते हैं। ये हमें मदद करती है जज करने में जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है उसको, और उसकी जो कमजोरियां हैं उसको पहचानने में। साथ ही हमें मदद करती है एक तरह से फर्क करने में एक जो मिनिमल डेमोक्रेसी होती है और एक अच्छी डेमोक्रेसी होती है उसके बीच। तो ये जो हमारी बुक में, इसमें हम बहुत ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं जो ये एक्सपैंडेड नोशन है डेमोक्रेसी का। हमारा मेन फोकस जो है वो जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल फीचर्स है डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगले साल आप इससे ज्यादा पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में और कैसे जो है डेमोक्रेसी की उत्पत्ति है। इस स्टेज पर हमें सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने कई सारे जो जिंदगी के स्पेयर्स है उनमें। साथ ही साथ डेमोक्रेसी जो है वो कई सारे फॉर्म्स ले सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं डिसीजंस को लेने के डेमोक्रेटिक अंदाज में। और जब तक जो बेसिक प्रिंसिपल है कंसल्टेशन का वो एक्सेप्ट किया जा रहा है इक्वल बेसिस पर, सबसे कॉमन फॉर्म जो डेमोक्रेसी की आज के वर्ल्ड में है वो है पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करना। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिलेगी चैप्टर 3 में। पर अगर कम्युनिटी छोटी है और तो बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के। सब लोग साथ बैठे डिसीजंस डायरेक्टली दे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह से ग्राम सभा जो है वो काम करती है गांव में। आपको कोई और तरीके पता हो डिसीजन मेकिंग के तो आप वो भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंट्री जो है परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़े, ये हमें मिनिमम कंडीशंस बताते हैं डेमोक्रेसी की क्या है। इससे हम आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बना सकते। हर डेमोक्रेसी को कोशिश करनी चाहिए कि जो आइडियल्स हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के वो क्या है उसको पहचाने। और ये एक बार ही हासिल नहीं हो सकता कि एक बार हासिल कर लिया तो हमेशा के लिए हो गया। इसमें लगातार कोशिश करनी होगी बचाने की, मजबूत करने की डेमोक्रेटिक फॉर्म्स जो डिसीजन मेकिंग के हैं उनको। एक नागरिक होने के तौर पर अगर हम कुछ करते हैं तो वो काफी हद तक बदलाव ला सकता है
हमारी कंट्री के जो डेमोक्रेसी है उसको और ज्यादा या कम करने में, मतलब हमारी कंट्री जो है वो हमारे ही एक्शंस के थ्रू ही डेमोक्रेटिक या लेस डेमोक्रेटिक बन सकती है। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जो डेमोक्रेसी की, तो पूरी तरीके से जो फेथ है कंट्री की वो डिपेंड करती है उस पर नहीं खाली कि रूलर्स क्या कहते हैं, बल्कि जो सिटीजन्स हैं वो क्या करते हैं उस पर निर्भर करती है। और इसी से ही ये काफी हद तक भिन्न है जो और बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनसे। जो बाकी फॉर्म्स है गवर्नमेंट की उसमें जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है, इसमें जरूरत नहीं है कि सारे सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स के अंदर। ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जो सिटीजन जो हैं वो हिस्सा नहीं लेते पॉलिटिक्स में, पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से डिपेंड करती है जब लोग जो हैं इसमें हिस्सा लें। इसीलिए जो स्टडी है डेमोक्रेसी की वो मेनली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर ही फोकस करे। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन।